अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, उसका हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रिलेशनशिप बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल। उसका हमने पार्ट 1 अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हमने इस टॉपिक का पार्ट 2 पढ़ना है, ठीक है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है उसकी आपने सक्सेसिव यानी हर अगली आयनाइजेशन एनर्जी की बात की थी, यानी कि आपने एक ही एटम के बार बार इलेक्ट्रॉन निकालते, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला उसको फर्स्ट आयनाइजेशन कहा, दूसरा निकाला सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहा। तो इस तरह आपने एक ही एटम की जो है वो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी को देखा था और वहाँ से आप लोगों ने कंक्लूड किया था कि वाकई एक एटम के अंदर क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। यानी हमारी जो टॉपिक है असल में वो है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। यानी यहाँ जो आपने टॉपिक स्टार्ट किया था वो है एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का क्या मतलब है कि एटम के अंदर शेल्स होते हैं, ठीक है, और उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसका हमने पहला टॉपिक पढ़ा था एटॉमिक स्पेक्ट्रम, दूसरा हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ये वाला, ठीक है, और इसका हमने पार्ट 1 अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सक्सेसिव आयनाइजेशन। अब जरा हम आज अपना इसी टॉपिक का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो इस टॉपिक का पार्ट 2 दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एटम। मतलब पिछले पार्ट में ये था कि एटम भी सेम था और उसकी आपने सक्सेसिव अगले इलेक्ट्रॉन निकालते गए थे। यहाँ पे है कि हमारे पास डिफरेंट एटम्स होंगे और हर डिफरेंट एटम की आपने सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करनी है, यानी आपने हर एक में से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो असल में इस स्टेटमेंट का मतलब ये है बेटा, देखो कॉमन सेंस है कि जो हमारे पास एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे। बेटा अगर एटम्स डिफरेंट है तो उनका जो एटॉमिक नंबर है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। लाइक मैं कहती हूँ मेरे पास एक एटम है हाइड्रोजन, एक एटम मेरे पास लिथियम, एक एटम है मेरे पास सोडियम। तो बेटा इन तीनों के जो है एटॉमिक नंबर्स क्या है, डिफरेंट है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 एंड सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। तो एटॉमिक नंबर्स क्या है, डिफरेंट। अब हमें पता है कि बेटा जैसे से एटॉमिक नंबर, बेटा जैसे से एटॉमिक नंबर जिसको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट होंगे, वैसे ही हमारे पास एटम के अंदर, क्योंकि प्रोटॉन आर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, तो वैसे ही एटम में क्या डिफरेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो हमें पता है कि उसके अंदर जो है वो शेल्स भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। और यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी है कि क्या वाकई ही एटम में शेल्स होते हैं, क्या वाकई उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कुछ रूल्स हमें सेट करना पड़ेंगे। तो इसके हम जो है आज लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। तो बेटा ये अभी जस्ट मैंने आपको इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया है, हाउ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू वेरी विद द एटॉमिक नंबर। टॉपिक का नाम है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एटम्स। डेफिनेटली जब एटम्स डिफरेंट है तो बेटा उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसे लिखा हुआ है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू वेरी, चेंज होगी जब आप एटॉमिक नंबर बदलोगे, यानी जब आप एटम डिफरेंट यूज़ करोगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर बदलने का मतलब ये है एटम डिफरेंट होगा। और एटम डिफरेंट आपके स्टेटमेंट वर्ड लिखा है और यहाँ पे एटॉमिक नंबर में वेरी लिख दिया है। अब ये कि जैसे आप दोनों में से कोई भी कंफर्टेबल वर्ड आप डिफरेंट एटम्स का वर्ड यूज़ कर लो या आप एटॉमिक नंबर का वर्ड यूज़ कर लो, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वेरी कर जाती है। तो यही हमें जो है आगे हम इसको डिटेल पढ़ते हैं, यही हमें प्रूफ देगा कि वाकई एटम के अंदर जो है वो एटॉमिक नंबर जब बदलता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स नंबर बदल जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स बदलेंगे तो एटम का साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जब एटम का साइज़ बड़ा होगा तो डेफिनेटली उसमें से हर अगले एटम में से एटॉमिक नंबर बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता जाएगा, ईजी। और ये चीज़ जो है वो शो करेगी कि वाकई एटम के अंदर क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो शेल्स बढ़ेंगे। शेल्स बड़े थे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई थी, कम हुई थी ना। तो यहाँ से आपको आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हर डिफरेंट एटम में एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, जब आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी वो ये शो करेगी कि हर एक के अंदर जो शेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो चेंज हो, और उसका रीज़न क्या है, हमारे पास शेल नंबर चेंज हो रहा है। और यही शेल नंबर का चेंज होना इस टॉपिक की कंक्लूजन है। इनफैक्ट मुझे ये टॉपिक पढ़ के यही लगता है कि इसमें इतना ज़्यादा क्लियरली साफ साफ अल्फाजों में नहीं लिखा। तो ये जो डिस्कशन मैंने आपसे अभी लेक्चर के स्टार्ट से अभी तक की है ना, आपने मेरी इन बातों पे गौर करना है। बाकी ये जो बुक की बातें लिखी हैं वो इतनी क्लैरिटी नहीं शो कर रही कि आपको टॉपिक समझ आए, तो उसको हम जो है बुक पे क्या लिखा है ज़रा उसको क्विकली पढ़ लेते हैं। तो बड़ा यहाँ मेंशन है पहला पॉइंट, ऑल आयनाइजेशन एनर्जी आर एंडोथर्मिक, इट टेक्स एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम और आयन। मतलब क्या है बेटा, किसी भी एटम की जब आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये टॉपिक जब मैंने आपको पहले आयनाइजेशन एनर्जी का पढ़ाया था, मैंने आपको तब बताया था कि बेटा मेरे पास एक एटम है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एटम है इस तरह, और इस एटम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। मैं चाहती हूँ मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से, एटम की प्रीमिसेस यहाँ तक है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं चाहती हूँ इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल दूँ। तो जितना इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस से दूर जाना है उसकी एनर्जी उतनी हाई होती है, जितना वो न्यूक्लियस से करीब जाएगा उसकी एनर्जी उतनी लो। तो अभी मुझे उसको न्यूक्लियस से दूर लेके जाना है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर निकालना है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेटा ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। बेटा जिसमें एक्चुअली हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हीट एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी पे जाता है तो एटम से बाहर निकलता है। तो हम ये यहाँ पे पढ़ लिया
कि हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं वो हमेशा एंडोथर्मिक होती है। आप जो डेल्टा एच का साइन यूज़ करते होते हो वो आप पॉजिटिव साइन यूज़ करते हो। तो एंडोथर्मिक का मतलब उन्होंने लिखा है, इट टेक्स एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम और आयन। तो एटम और आयन से जब आपने इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। अब हम अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं इस लेक्चर के, और ये बस हमारे पास 2 पॉइंट है, ईजी से हैं। फिर मैं आपको लास्ट में वो चीज़ें दोबारा रिवाइज करती हूँ जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट पे आपको समझाने की कोशिश की है। हमारे पास है नेक्स्ट, डाउन द ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है बेटा। देखें मेरे पास एक एलिमेंट है, उसका नाम है सोडियम, एक एलिमेंट उसका नाम लिथियम, फिर एक एलिमेंट है पोटेशियम। तो बेटा लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 19। तो बेटा ये मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम, क्योंकि देखिए यहाँ पे असल में क्या हो रहा है, डिफरेंट एटम्स यूज़ किए मैंने, और उन डिफरेंट एटम्स के अंदर जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो भी क्या है डिफरेंट। तो जैसे लिथियम से हम पोटेशियम की तरफ आएंगे तो बेटा लिथियम के अंदर होते हैं 2 शेल, सोडियम के अंदर होते हैं 3 शेल, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए ज़्यादा शेल्स। पोटेशियम तक जाएंगे 4 शेल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप लिथियम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको निकालने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि इसका न्यूक्लियस और इसका जो वैलेंस शेल वो क्या है करीब है, तो आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अगर आप सोडियम की बात करो तो उसमें दरमियान में 2 शेल शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कंपैरेटिवली कम एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और पोटेशियम में सोडियम से भी ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट है, तो यहाँ पे बेटा आखिरी शेल जो है वो 4थे नंबर पे, न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना और भी ज़्यादा क्या है आसान। तो यही देखें, अब बड़े यहाँ से मैं आपको टॉपिक का नाम क्लियर कर रही हूँ। देखो फर्स्ट आयनाइजेशन जो डिफरेंट एटम्स, तो क्या ये मेरे पास डिफरेंट एटम्स नहीं थे, डिफरेंट एटम्स थे। डिफरेंट एटम्स मतलब विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उन सब की जब मैंने फर्स्ट आयनाइजेशन, सपोज करें मेरे लिथियम की फर्स्ट आयनाइजेशन बहुत लो है, सोडियम की उससे हाई है, पोटेशियम की उससे हाई है। जो हाई आयनाइजेशन एनर्जी ना ये एक्चुअली शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब मैं लिथियम सोडियम पोटेशियम तक गई हूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी लो हो गई है, तो ये लो आयनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली में शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन निकालना क्या इजी। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है ना, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि लाजमी तौर पे जो आखिरी वाला शेल था, जो आखिरी वाली जगह थी इलेक्ट्रॉन की, वो न्यूक्लियस से दूर होती जा रही है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। और न्यूक्लियस से दूरी कब आती है, जब शेल्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो बड़ा यहाँ पे असल में हुआ क्या शो हुआ, डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। इसने हमें शो किया कि इलेक्ट्रॉन का जो रिमूवल वो क्या हो गया इजी, और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से तब दूर होगा जब शेल्स नंबर क्या होंगे, शेल नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। तो बेटा ये हमारे पास जो है, अब असल में इस पॉइंट में हमें टॉपिक का जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो समझा दिया है कि वाकई एटम के अंदर कोई शेल नाम की चीज़ होती है कि जो बदल रहे हैं, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो रहा है ईजी होता जा रहा है। बट इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट दैट इज अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज। तो ये हमने पहले भी कई जगह पे अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है, हम जस्ट क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हम बात करें अल्कली मेटल से। अल्कली मेटल हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, और एक हम ग्रुप नंबर ले लें 18, हमारा लास्ट ग्रुप नोबल गैसेस। बेटा अगर मैं बात करूँ अल्कली मेटल, मेरे पास अल्कली मेटल है दैट इज़ लिथियम, और लिथियम से मूव करते करते मैं लास्ट नोबल गैस से पहुंची दैट इज़ नियोन, यानी अक्रॉस अ पीरियड। तो बड़ा आपको पता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग वाली हमारे पास मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहती है तो वो तो इजीली क्विकली अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा हल्की सी एनर्जी पे, ठीक है। लेकिन नियोन एक नोबल गैस है, वो तो वैसे ही रिएक्शन नहीं करती, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है मुश्किल। अब हम इसका रीज़न पढ़ते हैं। बेटा सोडियम जो है ना, सोडियम इसका अक्रॉस अ पीरियड हमें पता है लेफ्ट से जो राइट होता है वो साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो लिथियम है इसका जो साइज़ है वो क्या है लार्ज, तो नियोन का साइज़ क्या है स्मॉल। तो लिथियम का साइज बड़ा होने की वजह से, साइज लार्ज होने की वजह से इसके जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या है लो, लेकिन नियोन का जो साइज स्मॉल होने की वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या है हाई। बाकी शेल नंबर आपको पता है क्रॉस द पीरियड सेम रहता है, जितना इसके शेल है उतने उसके शेल हैं। तो यहाँ भी जस्ट आपको आयनाइजेशन एनर्जी का उन्होंने ट्रेंड ही रिवाइज करवाया है कि लेफ्ट साइड एटॉमिक नंबर बढ़ने से साइज ऑफ एटम क्या कर गया, श्रिंक कर गया है, इसलिए वहाँ पे आयनाइजेशन ज़्यादा, यहाँ पे कम। तो ये वाला पॉइंट जब इतना क्लियर नहीं कर रहा आपके टॉपिक के हेडिंग को, टॉपिक की हेडिंग असल में जो जिस पॉइंट में लाइक करी वो आपका है, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था, ये थर्ड। तो असल में वो सेकंड पॉइंट में लाइक है, तो सेकंड पॉइंट को मैंने आपको समझाया और मैंने उसको जो है इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है जो आपके इस टॉपिक को जस्टिफाई कर सके, जो से मैंने टॉपिक स्टार्ट किया वो ये है कि जैसे जैसे हर नेक्स्ट एलिमेंट में आयनाइजेशन जो डिक्रीज हो रही है एटॉमिक नंबर बढ़ने से, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है, और जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी है तो उसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा है, और दूर जाना ये शो कर रहा है कि एटम के अंदर वाकई ही शेल्स होते हैं। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज का कम होना एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है
कि एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक सेट स्टैंडर्ड्स और सेट रूल्स के मुताबिक होंगी, मतलब शेल्स होते हैं, देन सब शेल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं फर्दर। तो इसके साथ जो हमारा टॉपिक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो फिनिश हो चुका है। इसके हमारे पास फर्स्ट पार्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रम था और लास्ट पार्ट हमने इसको कहाँ पे अटेंड किया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एटम्स। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।